हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे यानी आरआरबी एनटीपीसी हो या एएलपी हो, उसका प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में जितने भी साइंस से संबंधित सवाल बने हैं वो सारे सवाल आज मैं लगभग 200 वन लाइनर एमसीक्यू या जो वन लाइनर समझे वो सवाल जो पिछले 10 सालों में आरआरबी यानी एनटीपीसी या एएलपी या जेई जितने भी पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मेरा यह 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने चार ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, बहुत बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है। यह बुक मेरा हो जाएगा आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। लगभग 15,000 सवाल दिए गए हैं, 25,000 सवाल दिए गए हैं। वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्योंकि मात्र 2 महीने से 2.5 महीने बचा हुआ है। आरआरबी एलपी का एग्जाम होने वाली है, इसीलिए इस कंटेंट को मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है सॉरी, खांसी हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषता की खोज किसने किया था? तो ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट वाला आते हैं, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य। जितने भी सवाल ला रहे हैं वो देखना है कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 एसएससी हर जगह या प्रीवियस ईयर सवाल का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सवाल है सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो यार ना पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? तो यार ना पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट सवाल, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन नेस आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, यह इलेक्ट्रॉन होती है, हमेशा ऋणात्मक पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। याद रखना है, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक चार्ज किस कण में होती है? तो यही अभी बताएं, नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्क्स किस में रहती है? इलेक्ट्रॉन्स में रहती है। ठीक है, थॉमसन ने खोज किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, इलेक्ट्रॉन किसकी गति में नाभिक के चारों ओर घूमती है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षों में रहती है, याद रखना है। और परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय भाग में रहता है। जैसे यह एक परमाणु है तो इसके परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन कक्षीय जो बाउंड्री है वहां पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बाहरी बाउंड्री भाग में रहता है। नेक्स्ट सवाल, उस भौतिक विज्ञान का नाम बताए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। 1932 में इसकी खोज का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अभी हम बताए न्यूट्रॉन यानी चैडविक ने खोज किया था और 1932 में से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बहुत ही शानदार सवाल बन जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी भी प्रोटॉन का गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय क्या परिवर्तित नहीं होता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना, प्रोटॉन की अगर गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति कर रही है तो उस मुक्त गति करते समय गति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यह रखना है, जेम्स चैडविक ने खोज किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, धनावेशित नहीं होता है, मतलब कौन ऋणावेशित होती है? तो यह रखना, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने। नेक्स्ट वाला आते हैं, कणों की सकारात्मक आवेश यानी पॉजिटिव किस में रहता है? नेगेटिव तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन में रहता है, लेकिन पॉजिटिव किस में रहता है? यार रखना, प्रोटॉन में। प्रोटॉन कहाँ रहता है? परमाणु के केंद्र में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। नेक्स्ट वाला आते हैं, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिकण कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट, परमाणु का शब्द किसने दिया था? तो डेमोक्रिटस ने। न्यूट्रॉन किसके अलावा अपनी परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है? तो यार ना, हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, केवल हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट,
परमाणु का उप परमाणु कण कौन नहीं है? तो यह जेनॉन नहीं है। जेनॉन एक इनर्ट गैस है या अक्रिय गैस है, ठीक है। यह एक उप परमाणु कण नहीं है परमाणु का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस सवाल है, यह बहुत ही शानदार सवाल। प्रोटॉन का द्रव्यमान और क्या द्रव्यमान एक समान होते हैं? तो यह ना प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, एक समान होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परमाणु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो तत्वों की परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या कभी भी समान नहीं होती है। नेक्स्ट तो मतलब ये गलत है, खांसी आ गया, सॉरी। तो नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोटॉन में कौन सा धनावेशित कण होती है? तो यह अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन में धन आवेशित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के कितना द्रव्यमान के गुना भारी? बहुत ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना 1837 गुना भारी होती है एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान के गुना का, ठीक है, 1837 गुना भारी है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन क्या नहीं था? तो यह है परमाणु का अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब वही परमाणु है और इतना ही परमाणु है। यह अस्थायित्व जो है मतलब बैठाने का जो प्रक्रिया है वह रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया था, ठीक है। तो याद रखना अस्थायित्व नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो याद रखना रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण का प्रक्षेपित किया था तो स्वर्ण यानी गोल्ड की पन्नी से किया था, ठीक है। यह बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट सवाल आता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? तो यह ना अल्फा कणों को। याद रखना है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से मतलब तत्व का इस्तेमाल किया था? तो गोल्ड का। और याद रखना इसमें कौन सा कण पास किया था? तो यह ना अल्फा कण। इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला सवाल, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोज हुई थी? तो याद रखना रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक खोज हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित कर लेती है? तो यह एक अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोज किया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक मॉडल की पहली बार खोज किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, अल्फा कणों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सी कथन गलत है? तो उनकी वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं तो बिल्कुल हीलियम के नाभिक के जैसा ही अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट आते हैं क्वांटम संख्या से संबंधित सवाल। किसी भी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या उस सूत्र का क्या दर्शाया जाता है? तो 2n², ठीक है। ALP का प्रीवियस ईयर सवाल और टेक्नीशियन। m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो KLM। तो m में अधिकतर 18 ही होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, n कोष में समायोजित किए जाने वाले सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? यह ना KLMN। तो यहाँ ज़्यादातर 32 होगा और m में ज़्यादातर 18 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और K में 2 और L में हो जाएगा 8, ठीक है। इससे ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला सवाल, किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में क्या अंतर किया जाता है? तो उसके क्वांटम संख्या से अलग किया जाता है। नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इसके सेल की संख्या कितनी होगी? सेल मतलब ये घर, सबसे पहले 2, फिर कितना हो गया? तो आपका 8। दूसरा वाला में, पहला वाला में 2 यानी के कोष में 8 2 हो जाएगा, एल के कोष में 8 और बच गया 8 2 10 हो गया, 3 बच गया ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ। तो कितना घर हुआ? 1 2 3, 3 घर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साल इसी को सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 ही होगी, ठीक है। n कोष में ज्यादातर 32 ही संख्या आएगा, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? 2n²। RRB NTPC RRB LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया और RRB JEE 2019 में पूछा गया।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित सवाल। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अगर बाह्यतम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मैग्नीशियम का लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है मैग्नीशियम का? 12, याद रखना 12 है। तो 12 को तोड़ेंगे, सबसे पहले 2, फिर 8, फिर बच गया 2। ठीक है, 2 8 10 और 2 12 हो गया। तो अधिकतम संख्या जो बाहरी वाला संख्या ना, उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना यही होती है, और ये हमेशा 4 से कम होती है। अगर ज़्यादा हो गया 4 से, तो 4 से घटा देना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n(s²) Np³ होती है? तो याद रखना है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 8। हीलियम को छोड़ दे, हीलियम का तो परमाणु संख्या 2 ही है, तो 2 ही लास्ट होगा। लेकिन उसके बाद जितने भी इनर्ट गैस है, सब में परमाणु संख्या जो है उसके कोष में जितने भी है, सबके बाहरी कोष में 8 मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैसे हीलियम, हीलियम को छोड़ के नियॉन, सोडियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे अक्रिय गैस है। तो इसके बाहरी अक्रिय जो गैस की सबसे बाहरी कोष में ज़्यादातर क्या, हमेशा 8 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो यार जो स्थिर है उससे 8 होती है लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो इसका तत्व क्या है? यह ना फास्फोरस, 15 परमाणु संख्या है फास्फोरस। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, वह 8 है। नेक्स्ट, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सबके बाहरी में उसमें 1 है। ठीक है, जैसे लिथियम का कितना हो गया? 3, तो यार रखना 2 और 3 है, तो मतलब टोटल में 1, तो लास्ट में 1 हो गया। सोडियम का कितना हो गया? 11, तो 2 और 8 10 और 1 हो गया। ठीक है, पोटेशियम का कितना हो गया आपका? 19। ठीक है, तो 2 8 8 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, सबके बाहरी कोष में 1 आ रहा है। नेक्स्ट वाला आता है, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सबसे पहले तो 2 हमेशा होगा, उसके बाद 8, उसके बाद अधिकतम 18 होता था, याद रखना है। ठीक है, एम कोष में अधिकतम 18, उसके बाद जो बच गया तो याद रखना 8 बच रहा है, तो यही होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट आते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कोष जो नाभिक के निकटतम होता है उसमें कभी भी n इलेक्ट्रॉनों में अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वह n के बराबर क्या है? तो 2 है, तो हम लोग बचपन से पढ़े। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो उसका तत्व का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम, अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 12 मैग्नीशियम का है। यदि एक तत्व का परमाणु संख्या 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नहीं है? तो याद रखना है, किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नहीं है? तो 2 और 6, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नहीं, हम बताए थे कि जैसे 4 हमेशा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के बीच में रहेगा। जैसे ही 4 से ज़्यादा हो गया, मतलब लास्ट में 6 है, तो वो 4 से ज़्यादा हो गया, तो 4 से घटा देंगे, मतलब 6 माइनस 4 से घटा देंगे, कितना होगा? 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होता। नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो उस संख्या में संयोजकता कितनी होगी? 0। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो, मतलब जैसे 10, नियॉन का कितना हो गया? 10। ठीक है, नियॉन का 10 हो गया, तो 2 और 8 खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम संख्या में कुछ नहीं है, तो इसका बाह्यतम संख्या में कुछ नहीं, मतलब पूर्ण है, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, इस तत्व के सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यार कैल्शियम जो होती है उसके बाह्यतम कक्षा में 2। ठीक है, और जैसे कैल्शियम के 20 है तो कितना होगा? 2 8 और कितना? 10 हो गया, और फिर 8 ही होगा। ठीक है, और हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट, बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है किसकी? तो यार जेनॉन की। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के कोष में, शुरुआत के से ही होती है। नेक्स्ट, 2 आवर्त है ना, तो उसमें 2 के ही होते हैं, के ही, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1, तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और हीलियम, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो एक ही इसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और 2 का 2 ही हो गया, मतलब 2 कक्षा में यही दोनों आ जाता है। नेक्स्ट,
किसके बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद रखना है वो धातु है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और से 3 है, मतलब 1 2 3, तो याद रखना है वो एक धातु है। यह बहुत ही शानदार सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है? तो याद रखना है आर्सेनिक और बिस्मथ। ठीक है। नेक्स्ट, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा की सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 5 6 7 8। नेक्स्ट आते हैं, अधातुओं में ये होती है। ठीक है। यदि तत्व ए डैश और बी डैश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² मतलब ये वाला है, तो इसके तत्वों की संयोजकता का सूत्र क्या हो जाएगा? तो A2B हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? याद रखना है 2 होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम। ठीक है। बेरियम को अग्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खोना पड़ता है? तो यार ना 2 इलेक्ट्रॉन खोना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, आयरन यानी Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe का आयरन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो यार ना 24 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि 2 शुरुआत में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 किसकी पहचान करता है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। तो 8 हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो यार ना एल्युमिनियम का कितना है? 13। तो दूसरा में 8 बच गया, कितना? 3। तो 2 8 3 13। यदि तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल। संयोजकता कितनी होगी? तो याद रखना, संयोजी और संयोजकता में दोनों में फर्क है। संयोजकता अगर पूछा जाए तो हमेशा जो अंत में सवाल बचते हैं वो हमेशा याद रखना है कितना होना चाहिए? 1 से 4 के बीच में रहनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा हो तो संयोजी जो है वह 4 से घटा देना है। संयोजकता में क्या होगा? 8 से घटाना है। ठीक है। तो मतलब याद रखना है उसको अष्टक पूरा करना है। तो 2 8 7 है तो इसको अष्टक पूरा करना है, मतलब टोटल 8 लाना है। तो कितना इसको जरूरत पड़ता है? 1। तो याद रखना इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो? तो सबको जोड़ दो, 15। नेक्स्ट, ठीक है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है तो इसकी संयोजक क्या हो जाएगा? वह तत्व का नाम एल्युमिनियम। नेक्स्ट, एल्युमिनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को सही वितरण क्या है? तो 2 8 3। नेक्स्ट, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 33 हो जाएगी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करें जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रहेगा, तो वह 21 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है तो तत्व का नाम क्या है? तो यार ना है सिलिकॉन है। ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 8 1 है, 19, मतलब टोटल 19 हो गया। तो 19 किसका? पोटेशियम का। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या किया नहीं जा सकता? घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप में अंतर्निष्ठ है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व के परमाणु में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो उसकी इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो यार ना है परमाणु और द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु, हाँ द्रव्यमान संख्या। ठीक है। द्रव्यमान संख्या नहीं होगा यहाँ पर, परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है। परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक ठीक ठीक, सही, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, द्रव्यमान संख्या ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या होती है। तो 15 और 22 हो जाएगा, मतलब आपका 37 हो जाएगा। ठीक है। जबकि परमाणु संख्या तो 15 ही है। ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु संख्या कहलाता है। तो याद रखना है परमाणु संख्या 15 है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, वही आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है। तो 37 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसे नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या को परमाणु द्रव्यमान से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तो 110 हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े द्रव्यमान संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट,
किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है किसमें? तो एक परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के रूप में निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? तो परमाणुक संख्या से प्रोटॉन की संख्या की पता चल जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, तत्व की किसी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है तो उसे आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कि अगर द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसे समभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आता है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो वह द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है? तो अभी हम बताएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसमें किसके संख्या के बराबर होती है? तो परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पीपी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर है। जितना परमाणु की संख्या होगा उतना प्रोटॉनों की संख्या भी होगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु के संख्या के अंतर के बराबर होगी? तो यह रखना है, अगर द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या अगर जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी तत्व की एक हमेशा याद रखना है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन ये दोनों द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब न्यूट्रॉन खोज रहा है तो प्रोटॉन को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोटॉन खोज रहा है तो न्यूट्रॉन को इधर ले आएंगे माइनस आ जाएगा द्रव्यमान से। ठीक है, अब इस एक अगर जान लिए तो सारा निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है तो इसके परमाणु के केंद्रों के प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो? तो परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होता है तो जितना परमाणु की संख्या बराबर है उतनी प्रोटॉनों की संख्या भी होगी तो n ही होगी। नेक्स्ट वाला आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक किससे के बना होता है? एक प्रोटॉन से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अभी हम बताए थे कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39 है, इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या कितना? 19 है और न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालने बोल रहा है तो न्यूट्रॉन इधर रहेगा और ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा तो 39 में 19 घटेगा कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 राइट आंसर। नेक्स्ट वाला, कार्बन परमाणु के बारे में C612 क्या निष्कर्ष बताता है? मतलब इसकी संख्या में जो C, जैसे यहाँ C है कार्बन, जो नीचे दिया है, जो नीचे संख्या दिया हुआ है वह हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। याद रखना। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ वो परमाणु संख्या और जो ऊपर में रहता है उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है और इन दोनों के अंतर को न्यूट्रॉन की संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला से नीचे घटा देंगे जितना होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या और नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पता है न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 6, मतलब इसको इसके घटाया है और 6 प्रोटॉनों की संख्या, यानी न्यूट्रॉन जो यही परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉन की संख्या हो या न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, बेसिक अगर आप समझ गए हैं तो सारे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे जो सवाल है वो सारे सवाल किसी भी हाल में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व की भार की तुलना में एक मूल विशेषता क्या माना जाता है? तो परमाणु संख्या माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर सवाल पिछले 10 सालों के जितना भी सवाल है, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, रेलवे जितना भी सवाल बनते हैं एसएससी या स्टेट पीसीएस, वहाँ सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ इसी यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि जितने भी आपको मतलब बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सारे एमसीक्यू के रूप में या वन लाइनर के रूप में प्रीवियस ईयर सवाल इसी वीडियो में आपको मिलने वाले। ठीक है, तो यह आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी मेहनत के आधार पर जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम हमेशा अपने फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल, F19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताए थे F अगर 9 है 19 ऊपर में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। और इन दोनों को घटाएंगे तो 19 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 10। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मतलब ये ही वाला है। नेक्स्ट वाला आता है,
किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट, तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका है? तो यह रखना हाइड्रोजन, सबसे हल्का यही है, तो यह रखना है, इसी का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। नेक्स्ट, एक परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है? तो यह रखना है 10 प्रोटॉन अगर है तो प्रोटॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होगा, तो 10 ही परमाणु संख्या होगा। नेक्स्ट, एक तत्व में नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है उपस्थित, इसके द्रव्यमान कितना हो? दोनों को जोड़ दो, 17 और 10 37, 27 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो यह रखना द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोनों जोड़ देंगे 23। समस्थानिक हम लोग आते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं यहाँ बताया जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आइसोटोप किसको बोलते हैं समझ जाना। जैसे हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सबके नीचे में एक ही होगा क्योंकि परमाणु संख्या सबका एक ही है। ऊपर में कुछ ज़्यादा ही होगा, 1.008 होगा, मान लेते हैं 1.000 समथिंग 7 हो जाएगा, और 1.00 कुछ मतलब मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर है तो यह रखना, उसे समस्थानिक बोलेंगे। हाँ, द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर वाला अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगला, आइसोटोप या समस्थानिक किससे बोला जाता है? तो यह रखना परमाणु संख्या अगर एक ही हो और द्रव्यमान संख्या अलग, अभी हम बताएं। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एक समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, स्कैंडियम की समस्थानिक कितने होते हैं? 13। नेक्स्ट, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्याएं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होती है? एक जैसी परमाणुविक क्रमांक जो है किंतु भिन्न परमाणुविक संहति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है? तो याद रखना है उसके परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और एक ही तत्व के परमाणु समस्थानिक में समान प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या होती है। समस्थानिक को अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट किसने दिया था? तो फ्रेडरिक सोडी ने दिया था 1913 में, ठीक है। समस्थानिक का नाम, क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 है। तो दोनों समस्थानिक कितने हैं? तो क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप किसी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, समस्थानिक भी बदल जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व की समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान का अंतर क्या कारण है? तो याद है अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होना ही होता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक, ठीक है, कार्बन 17 75% और कार्बन क्लोरीन 17 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना है? तो यह रखना दोनों का जो औसत भार है 35.5 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं संभारिक। अच्छा, संभारिक किसको बोलेंगे? तो यह रखना संभारिक में जो है उसके नीचे वाला, समस्थानिक में हम लोग क्या पढ़े थे? नीचे वाला सेम हो गया और ऊपर वाला अलग, मतलब द्रव्यमान से क्या अलग। संभारिक में ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला अलग अलग। संभारिक की संख्या क्या समान होती है? नाभिक की संख्या समान होती है। संभारिकों में क्या होती है? समान भार होती है किंतु परमाणु संख्या अलग अलग, ठीक है। नीचे वाला अलग अलग रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। द्रव्यमान संख्या समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या, मतलब नीचे वाला अलग अलग, उसे क्या कहा जाता है? आइसोबार यानी संभारिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन क्या होते हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो उसे क्या कहा जाता है? तो यार परम शून्य तापमान कहा जाता है। बॉयल के नियम के अनुसार क्या है? तो नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर हो उसे बॉयल का नियम कहा जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा नियम यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क
गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के उल्टा हो जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बॉयल का नियम कहलाता है। अगला सवाल, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह करना है निम्न दाब और उच्च दाब क्या क्रिया कर सकती है। नेक्स्ट, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV=nRT किस गैस के सही प्रकार से लागू होती है? तो आदर्श गैस में। नियम गैस से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यह करना है जूल का नियम नहीं संबंधित है, गैस से संबंधित नहीं है। विसरण के बारे में क्या सही नहीं है? तो याद रखना गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है, यह विसरण के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट वाला है, गैसों का गुण जो है इन्हें सुहाग बनाता है, तो संपीड्यता बनाती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन किसके उल्टा होती है? तो दाब का। जितना दाब होगा गैस का आयतन कम होगी, जितना कम गैस होगा दाब उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, गैस का आयतन यहाँ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है, एक रेडियो सक्रिय तत्व कौन नहीं है? तो यार टाइटेनियम नहीं है। मैरी क्यूरी ने किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो रेडियम की खोज के लिए। फ्रांसियम एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रांसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक, ठीक है, फ्रांसियम 223 अर्ध आयु का मात्र कितना है? तो यार 21 मिनट तक। नेक्स्ट वाला आते हैं, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरल और उसकी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ किसकी खोज के कारण 1903 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार मिला? तो यार रेडियम धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इसे 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकरल ने किया था। बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ हर जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो यार यूरेनियम से पिच ब्लेंड संबंधित है। एक महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंधित है जिसकी परमाणु संख्या 109 है, उसे क्या कहा जाता है? लाइस मिटलर कहा जाता है, मिटनर। नेक्स्ट वाला आते हैं, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिदेकी युकावा ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक रेडियो सक्रिय धातु जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में इसकी खोज की गई। परमाणु संख्या 92 है। यह कौन सा नाम है? तो यार यूरेनियम। ठीक है, 1789 में खोज हुआ था, इसकी परमाणु संख्या 92 है। नाम क्या है? यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रचुर मात्रा में यह काम आती है और याद रखना यह रेडियो सक्रिय धातु है। इसकी खोज 1789 में हुई थी। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 92 है, यह याद रखना है। नेक्स्ट वाला आता है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु से ऊर्जा प्राप्त जो होती है उसे क्या कहा जाता है? यार रखना उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बंध होते हैं तो बहुत कमजोर। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में किन स्थितियों को कहा जाता है? तो यार ना संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सल्फर और क्लोरीन में क्या बंधे होते हैं? तो यार ना ध्रुवीय सहसंयोजक बंधे होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत आकर्षण स्थितिक बलों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कौन सा है? तो यार ना हाइड्रोजन क्लोरीन। नेक्स्ट वाला आते हैं, बेंजीन में जो यह आबंध है वह कितना कितना होते हैं? तो 12 और 3 होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते उसे क्या कहा जाता है? याद रखना उसे वॉन्डर वॉल्स बंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, एक अणु में एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा किसके साथ जुड़ा होता है? तो याद रखना एक अणु में एक डबल सहसंयोजक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति नाइट्रोजन में होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, CH3OH बंध क्या है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो यार ना NH3 में नाइट्रोजन की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
वह कौन सा उदाहरण है? याद रखना एल्युमिनियम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वाला आते हैं, त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो याद रखना बोरोन, इंडियम और एल्यूमिनियम त्रिसंयोजक बंध है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आरआरबी जेई में पूछा गया। बोरोन, इंडियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वाला आता है, फॉस्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? याद रखना 5 होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, जब एक S यानी सल्फर, जब एक P कक्षा है, ठीक है, तो यानी जब एक S कक्षा P इस कक्षा को संकरित करता है तब क्या होती है? तो यानी हमें 180 अंशों पर 2 पृथक प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट वाला आता है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यह है एल्युमिनियम की रासायनिक सूत्र, यहाँ तो एक्सचेंज हो जाता है ना, तो Al2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व A फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता कितनी है? तो यार A के साथ 3 है, मतलब ये इसकी संयोजकता नहीं है, इसके साथ जो O है ना उसकी संयोजकता कितनी है? तो वो इसकी संयोजकता हो जाएगा और O इसकी संयोजकता हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम की यहाँ संयोजकता 4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो हमेशा 1 2 3, या तो 1 या 2 या 3। अगर संयोजकता इतनी आ रही है तो समझ जाना है कि वह एक धातु है। अगला सवाल, क्योंकि कार्बन की चतु संयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन क्या दर्शाती है? तो श्रृंखला बंधन दर्शाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का गुण के नहीं है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक यह गुण नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सा बंध जो है पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के रखता है। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच बनते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं, सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? तो यार जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यार 3 होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो यार 1 होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व की 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो यार 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब वह तत्व एल्युमिनियम है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 8 10, सॉरी 2 8 और 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? याद रखना 3। ऑक्सीजन की सापेक्षित क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो याद रखना 7। नेक्स्ट वाला आते हैं, तत्व X चतुर्योजक और तत्व Y द्विसंयोजक, इन 2 तत्वों का बना यौगिक कौन सा है? तो XY2। नेक्स्ट वाला आते हैं, परमाणु बंध किससे बने होते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिर प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता क्या दर्शाती है? तो संक्रमण तत्वों द्वारा दर्शाया जाता है। सहसंयोजी बंध युक्त अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि अपरमाणुक बल कमजोर हो जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश कितनी है? तो यार 0, कुछ नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड में क्या होती है? तो आयनिक बंध होती है। सहसंयोजी आबंध को क्या कहा जाता है? तो आणविक बंध कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अभिक्रिया दिया है MgO+CO Mg+CO2 में पदार्थ की ऑक्सीकरण कहाँ होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ 1 है वहाँ 2 हो जा रहा है। नेक्स्ट वाला आते हैं, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही होती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे क्या कहा जाता है? अपचयन विधि। एक प्रक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना उसे उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का कमी होना उसे उपचयन कहा जाता है, और याद रखना है ऑक्सीजन का कमी होना उसे अपचयन कहलाता है, ठीक है। कैसे याद करें? तो यार में यहाँ भी ओ है शुरुआत में, यहाँ भी ओ है शुरुआत, बाकी वाला में हो है और ऊ है, तो याद हो जाएगा।
ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या बारे में क्या सही नहीं है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, यह सही नहीं है। लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, धातु ऑक्साइडों से को अपचयित करके धातु ताप प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? तो यार तापन है। दाता परमाणु नहीं है, तो यार एल्युमिनियम नहीं है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होती है? तो यार इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अक्रिय गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या होती है? तो यार K+ होती है। एक ऋण आयन होगा, इनमें प्रोटॉन से अधिक और इलेक्ट्रॉन से होंगे। एक उदाहरण है अमोनिया। कौन सा एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत ही शानदार सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है? यार इलेक्ट्रॉन खो जाता है। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यार अपचयन कहा जाता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यार ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो और अवकरण क्रिया भी हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तत्व एक अपचयक कारक नहीं है, तो यार क्लोरीन एक अपचयक कारक नहीं है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विशेषता नहीं है। लोहे पे जंग लगने का कौन सा एक उदाहरण? तो संक्षारण, इसी को संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक है, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाती है? तो यार बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल, एक कैटाइन क्या है? तो यार अमोनियम आयन को कैटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परमाणु के ऑक्सीकरण की स्थिति प्रदर्शित करता है? तो यार यौगिक और उसके वास्तविक आवेश में करती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार जाना जाता है? गतिविधियां श्रृंखला के नाम, मतलब एक्टिविटी चेन के नाम बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित किया जाए तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लिथियम के बाद यह धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम। लिथियम के बाद पोटेशियम है। धातुओं में यह धातु आयरन ऑक्साइड में लोहे का विस्थापन कौन कर देता? जस्ता को कर देता। धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे का विस्थापित नहीं होती है, चांदी को हो जाती है। चांदी का विस्थापित नहीं होती है, जस्ता का हो जाता है। जल मिश्रण HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता है? कॉपर नहीं करता। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, कौन सा? यार एल्युमिनियम। ठीक है, तो 200 सवाल टोटल हम लोग को खत्म कर लिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर एकदम अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले जितने भी भविष्य में एग्जाम होने वाली है, सारे सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल, वो सारे सवाल इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।